ओके जी, वेलकम टू सी शार्प सेशन। जब हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किया तो हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब काम हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो उसका कोर और बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसमें वैल्यू को स्टोर करने की कैपेबिलिटी, ठीक है, जिसके लिए वो डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और इसी तरह ड्राइव डेटा टाइप्स आपको प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट स्टाइल के डेटा टाइप्स को सेव करते हैं और उसके बेस पर आप अपने प्रोजेक्ट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किए हैं हम उसे वैल्यू डेटा टाइप्स कहते हैं, जो आप बखूबी जानते हैं, जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। तो उसका तरीका इस तरह से होता है, आप इंटीजर समथिंग वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद नॉट दिस वन एक वेरिएबल असाइन करते हैं और उसके बाद आप उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। साथ ही साथ उसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेशन भी रिजॉल्व करते हैं, यानी आप प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम ऑपरेशन जो आप कर रहे होते हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर, इसे हम कहते हैं ये वैल्यू टाइप्स है, ठीक है। जिस तरह से आप एक वैल्यू डेटा टाइप्स बनाते हैं इसी तरह से आप एक ऑब्जेक्ट बेस्ड टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या तरीका है? मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा इंटीजर और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर ए और उसके बाद एक वैल्यू डाल दी। आप देख रहे हो कि जब मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है तो इंटीजर पर एरर है। पहली बात तो मैं ए को रिजॉल्व कर लेता हूँ, डबल है। तो अब यहाँ पर इंटीजर में क्या आ रही है, एक मिस्टेक आ रही है। हम इस पर होवर करते हैं तो ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड कॉलन वो हम कर चुके हैं। 32 बिट इंटीजर ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है और ये आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड कर रहा है। तो इस इंटीजर को अब यहाँ से हमें हटाना होगा, क्योंकि अब ये एक इंटीजर या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं रहा, बल्कि ये एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स बन चुका है, ठीक है। जिस तरह से आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एक वैल्यू डेटा टाइप्स के लिए इंटीजर, फ्लोट, डबल लिखते हैं आप, या आपने अभी इंटीजर लिखा हुआ है, जब आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हो तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स के बाद और नेम ऑफ द वेरिएबल से पहले आप कोई भी डेटा टाइप का नाम नहीं लिखते। क्या वजह है, इससे क्या फायदा होने वाला है, वो हम अभी सेशन पे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैंने तीसरे कमेंट पे लिखा हुआ है वार टाइप। इसके लिए आपने लिखा वार और 3 टाइम मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा और उसके बाद इसमें भी मैंने 12 स्टोर करवा दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कोई गलती नहीं है इस वक्त। इसी तरह से चौथी जो टाइप लिखी हुई वो है डायनामिक। तो मैंने लिखा डायनामिक 4 टाइम ए, इट्स अ नेम ऑफ द वेरिएबल, और इसमें भी मैंने 4 स्टोर करवा दी। प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी, ओके, समथिंग रॉन्ग, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, कंट्रोल शिफ्ट बी अगेन, बिल्ड सक्सीड, ठीक है, कोई एरर यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि एक्चुअली इन तीनों में काम हो क्या रहा है, ठीक है, डिफरेंसेस क्या हैं और एक्चुअली इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद फिर इनकी वर्किंग हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप को समझते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट क्लास इन सी शार्प रिप्रेजेंट द सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट टाइप, यानी जब जो हमारी क्लास है ऑब्जेक्ट सी शार्प में, वो सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट के बेस पर काम करती है। नेम स्पेस का नाम है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, which is the root type in the C# class hierarchy. Generally, we use this class when we cannot specify the object type at compile time. यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स है, यानी ऑब्जेक्ट के जरिए से जो आप वेरिएबल बना रहे हैं, ये कंपाइल टाइम रीडर है, ठीक है। यानी उसको कंपाइल वक्त, यानी जब आपने लिखा उसी वक्त पता चल गया कि जब आप ऑब्जेक्ट ए के अंदर वैल्यू जो स्टोर करवा रहे हैं वो किस डेटा टाइप्स की है, यानी वो इंटीजर डेटा टाइप की, ऑल्दो आपने ऑब्जेक्ट के आगे इंटीजर नहीं लिखा है। We generally happen when we deal with interpretability. Object required explicit type conversion before it can be used. ठीक है, इससे क्या मुराद है अभी हम समझेंगे। We can store anything in the object type variable, but for performing an operation we must typecast it. यानी इसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बिफोर इट कैन बी यूज्ड। अगर आप उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कहीं और दोबारा यूज करना चाह रहे हैं दूसरे वेरिएबल के साथ, तो पहले आपको क्या करना होगा, उसकी कन्वर्जन करनी होगी। क्यों करनी होगी, जब प्रैक्टिकली ये देखेंगे और भी बात समझ में आएगी। और उसके आगे लिखा हुआ है कि आप वी कैन स्टोर एनीथिंग इन द ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल, बट फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन वी मस्ट टाइपकास्ट। यानी आप इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप इसको क्या करें, कास्ट करें। वो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पे पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज कास्टिंग। Because C# is a statically typed language, so it will throw an exception when we start performing any operation on it without proper typecasting. अगर आपने typecasting किए बगैर
ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दो अलग अलग वेरिएबल्स में या दूसरे ऑब्जेक्ट में ऐड करने की कोशिश की तो वो आपको एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो उसके बाद वार की बारी है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्चुअली इससे मुराद क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट वैल्यू है, ठीक है, हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम है डबल ए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर, ठीक है, या हम इंटीजर ही क्यों लिखते हैं, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका नाम मैंने डबल बी रख लिया 12। ठीक है, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल है जिसका नाम डबल सी है, इसमें मैंने डबल ए प्लस डबल बी कर दिया। ठीक है, अभी मैं किसी दूसरे डेटा टाइप को की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैं इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इन्हें ऐड नहीं करवा सकता। और अभी ऐड करवाने से पहले हमने एक चीज देखी थी कि इसमें हमें क्या करने की जरूरत होगी, कास्ट करने की जरूरत होगी। ठीक है, लिहाजा अगर हम इन दोनों को कास्ट करना है तो मैं एक सिंप्लीफाइड तरीका कर लेता हूं कि मैं सिर्फ एक को कास्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना 12। इसका मतलब है बी की वैल्यू की जगह मैंने डायरेक्ट 12 लिख लिया, लेकिन ये ए अभी भी ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इसको कास्ट करने के लिए मैं इस तरह से इंट यहां पे लिख सकता हूं, तो कास्टिंग हो गई। अब जब मैं डबल सी की वैल्यू को डिस्प्ले कराऊंगा तो क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, क्योंकि अब मैं इसमें कास्टिंग परफॉर्म करवा चुका हूं। और यही फर्क है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स में और वैल्यू डेटा टाइप्स में, कि पहला फर्क हमने ये देखा कि यहां पर आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, और दूसरा फर्क ये देखा कि आप इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन विदाउट कास्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। लेट्स सी की वैल्यू प्रिंट कराता हूं, कंट्रोल एस, जूम आउट, कंट्रोल F5 एंड हियर इट इज योर वैल्यू 24। ठीक है, ये 1 इसकी वजह से आ रहा है जो हमारी ए की वैल्यू थी, और 24 वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स पर हम किस तरह से काम करते हैं, और उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, और करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, कास्टिंग परफॉर्म करनी होती है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक दफा इनिशियलाइज करने के बाद और डिफाइन करने के बाद रिप्लेस करता हूं, जैसे मैं ऊपर ए की वैल्यू है, ए एक वैल्यू डेटा टाइप है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 1 है, मैंने यहां लिखा है इंटीजर बी इक्वल टू 1, यानी आई मीन ए कर सकता हूं ना भाई। तो ए की वैल्यू 1 है, वो बी में स्टोर हो गई। अब मैं चाहूं तो यहां पर बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकता हूं, वो भी 1 प्रिंट होगी क्योंकि ये वैल्यू टाइप है। क्या मैं यही मेथड ऑब्जेक्ट पे भी इस्तेमाल कर सकता हूं? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ओबीजे डबल डी इक्वल टू डबल सी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये यहां पर परफॉर्म हो रहा है, यानी ये सिमिलरिटी तो समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को भी आप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके डिफरेंस पे जब मैं वार स्टार्ट करूंगा तो वहां पर ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअली मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश क्यों की है। लिहाजा हम डबल डी की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं, जूम आउट करते हैं, कंट्रोल F5, कोई कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर मौजूद नहीं है, और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, अब बारी आती है वार की। ठीक है, वार से पहले हमने जो अभी तक ऑब्जेक्ट पे काम किया है, ये कंपाइल टाइम रीडर है डेटा टाइप्स, जो कि डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखा। अब हम वार को समझते हैं कि एक्चुअली वार पे क्या काम हो रहा है। द वार डेटा टाइप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन C# 3.0, यानी 3.0 वर्जन जो था C# का, उसमें टाइप यानी वार को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इट इज यूज इम्प्लिसिट टाइप लोकल वेरिएबल एंड फॉर एनोनिमस टाइप द वार कीवर्ड इज जनरली यूज्ड विद लिंक। ठीक है, लिंक एक क्वेरी है जो कि आप जब ASP.NET और MVC पे जाएंगे तो वहां पर ये बात समझ में आएगी। लेकिन अभी हमें यहाँ पर समझना है कि एक्चुअली वार का मकसद क्या है। देखो, वार जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर कोई भी डेटा टाइप्स नहीं लिख रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से मैं वार के साथ भी कोई भी डेटा टाइप्स की वैल्यू नहीं लिखूंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने एक वेरिएबल बनाया है AB, ठीक है, और इसके साथ कोई भी वैल्यू लिखकर मैं स्टोर करवा सकता हूँ। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट की लॉजिक ऐसी है जहां पर आप एक यूजर से नंबर लेना चाहते हैं, और यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि जो यूजर नंबर एंटर करने वाला है वो एक होल नंबर होने वाला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर होने वाली वैल्यू है, या फिर पॉइंट के साथ वैल्यू आने वाली है। तो आप इस बात पे श्योर नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर AB इक्वल टू समथिंग लिख दिया तो इट इज श्योरिटी अबाउट कि यहाँ पर इंटीजर के अलावा दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती। लिहाजा जब ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर आप इस बात पर स्ट्रांगली प्रूव नहीं होते हैं कि यहाँ जो वैल्यू एंटर होने वाली है वो स्पेसिफिक इसी डेटा टाइप की होगी, तो वहां पर हम वार का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि मैं इस 12 की जगह स्ट्रिंग भी लिख दूंगा तो भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई। अब दूसरे वो डिफरेंस देखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा सकता हूं। लिहाजा क्या मैं यहां पर वार AC इक्वल टू AB कर सकता हूं, एज लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर भी ये चीज मुमकिन है कि हम यहां पर कर सकते हैं, लेकिन
अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म की जा सकती है नहीं, तो लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर 12 दोबारा से लिखते हैं। तो आप देख रहे हो कि मैं ऑब्जेक्ट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता था विदाउट कास्टिंग, लेकिन यहां पर मैं वार के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकता हूं, जिसकी बेसिक वजह यह है कि यहां पर जो काम हो रहा है वो रन टाइम हो रहा है, कंपाइल टाइम नहीं हो रहा है। कंपाइल टाइम ऑब्जेक्ट में यहां पर रन टाइम है, और रन टाइम के हवाले से हम जानते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट रन होता है, ठीक है, रनिंग स्टेज पर होता है, तभी वो डिसीजन लेता है कि एक्चुअली जो वैल्यू इंटर की जा रही है वो किस डेटा टाइप की है और हमें क्या करने की जरूरत है। वार के बाद जो तीसरी चीज है हमारे पास वो है डायनेमिक वैल्यू डेटा टाइप्स। ठीक है, डायनेमिक से क्या मुराद है? डायनेमिक को पहले थ्योरेटिकली देखते हैं। द डायनेमिक टाइप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन C# 4.0। ठीक है, द डायनेमिक टाइप यूज सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्टली, बट इट डजंट रिक्वायर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी इसको कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एनी ऑपरेशन एट रन टाइम। रन टाइम पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है उस पर जरूरत नहीं, बिकॉज इट आइडेंटिफाइज द टाइप एट रन टाइम ओनली, यानी ये रन टाइम स्टेज पर ही चीजों को फोकस कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम इस पे वही ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं जो अभी हमने वार पे भी करके देखा, तो लिहाजा मैं इसे अनकमेंट करता हूं। ठीक है, और इसके नाम को कर देते हैं हम AC। ठीक है, जूम करते हैं, AC हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो मैं इसको AD कर देता हूं। इसके बाद हम सबसे पहले काम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। डायनेमिक AE इक्वल टू AD प्लस 12। तो आप देख रहे हो कि विदाउट कास्टिंग इस पे भी मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, और साथ ही साथ क्या मैं इसको किसी दूसरे के बराबर कर सकता हूं? डायनेमिक AD इक्वल टू AE। ठीक है, दोनों ही डायनेमिक है, लेकिन आप देख रहे हो नॉट दिस वन, मैं डायनेमिक AZ एक न्यू वेरिएबल बना रहा हूं और उसके अंदर मैं AE को अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर मैं ये भी काम कर सकता हूं। यानी बेसिक जो स्टोरी थी इन तमाम डेटा टाइप्स वैल्यूज के दरमियान वो ये थी कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज हैं जो डिफरेंट ऑपरेशन के दरमियान हम यूज़ करते हैं, जहां पर हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन वैल्यूज पर अप्लाई ना की जा सके, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं। वार हम वहां पर यूज़ कर रहे हैं जहां पर हम श्योर नहीं है इस बारे में कि जो वैल्यूज इंटर होने वाली है इस वेरिएबल में स्टोर होने वाली है उसका ताल्लुक किस डेटा टाइप से होने वाला है। और उसी तरह डायनेमिक का इस्तेमाल हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर रन टाइम हम कोई टारगेटेड वैल्यू रिसीव कर रहे हैं यूज़र से, वो किसी भी डेटा टाइप्स की हो सकती है, और साथ ही साथ हम उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी स्टोर करवा सकते हैं।